शैला रानी जी के समर्थक हैं, उनमें इस बात का मलाल है कि शैला रानी जी के परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया, इस परिपाटी को क्यों तोड़ा गया, इस बात का मलाल है। और चाहे वो बेशक मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दे रहे, लेकिन उनके समर्थक इस बात को कह रहे कि इस बात का उनका मलाल जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये परिपाटी आखिर शैला रानी के साथ ही क्यों तोड़ी। जबकि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। दोनों दलों के नेता जनता के बीच जाकर अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। अभी हमारे साथ रघुवीर बिष्ट जी हैं, वो प्रदेश महामंत्री भी हैं कांग्रेस के, वो भी केदारनाथ पहुंचे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वो जनता के बीच में जा रहे हैं। आखिरकार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं। जब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो वो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। बिष्ट जी, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद चौहान जी। लगातार जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं, आप भी केदारनाथ पहुंचे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? चौहान जी, इस समय जो केदारनाथ उपचुनाव है, इसमें केवल मुद्दा एक ही है और वो है केदारनाथ विधानसभा की जनता वर्सेस अहंकारी धामी सरकार। केदारनाथ विधानसभा के लोगों का ये अस्मिता का चुनाव है, क्योंकि जिस प्रकार से धामी सरकार ने अहम बरमास में कि मैं ही सब कुछ हूँ, जैसे नहीं क्या आजकल रामायण के पाठ रामायण चल रहा है तो उसमें लंकेश कहता है कि अभी जाऊं कैलाश पर्वत उठा के लाऊं। तो जिस प्रकार से धामी सरकार ने एक ये सोच रहे कि हम जो काम करेंगे जनता उस पर मोहर लगा देगी, और जिस प्रकार से उन्होंने भगवान केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा बुराड़ी में करने के दुस्साहस किया और खुद मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करने गए, उससे भगवान केदारनाथ की प्रतिष्ठा पर बड़ा धक्का लगा। और जब एक उस प्रदेश का मुख्यमंत्री उस धाम को प्रतिष्ठान करने के लिए, प्रतीकात्मक रूप से प्रतिष्ठान करने के लिए दिल्ली जाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जिस प्रकार से चार धाम यात्रा को डाइवर्ट किया गया, मैं यहाँ जगह जगह प्रचार करने, लोग अपने आप ही कह रहे हैं कि कैची धाम के लिए मोड़ दिया गया। और तीसरा मुद्दा जो केदार घाटी है, अतिक्रमण हटाओ के नाम पे जिस प्रकार से यहाँ के सालों साल जो स्वरोजगार कर रहे थे, उनके स्वरोजगार को उजाड़ा गया। जिस प्रकार से आपने देखा हो कि धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान ही 585 ऐसे अवैध बस्तियां जो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में, जिनको नैनीताल हाई कोर्ट ने भी कहा था कि भाई ये अवैध रूप से बसाई गई है, इनको हटाओ। धामी सरकार उनको बचाने के लिए 2 बार अध्यादेश लाती है, लेकिन वही हमारे केदार घाटी और पर्वतीय जनपदों में अतिक्रमण के नाम पे जिस प्रकार से मूल निवासियों को हटाया गया, वो इस समय चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार से होटेलियर्स हो, जो यात्रा रूट से जुड़े हुए व्यापारी हैं, उन सब में जो है आक्रोश है। आप में युवाओं में आक्रोश है। जिस प्रकार से धामी सरकार ने युवाओं, आप देख रहे होंगे एक और राज्य स्थापना दिवस मना रहा है, दूसरी ओर युवा जो है सड़कों पे है, आयु सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, भर्ती आयु सीमा की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती जेलों में ठूसा जा रहा है। ये सारे मुद्दे इस समय केदारनाथ विधानसभा में हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है ना कि जो केदारनाथ है उसको हम संवार रहे हैं, विकास हम कर रहे हैं, अगर मैं यात्रा प्रभावित हुई होगी तो सुधारेंगे भी हम। ये तो सरकार के लोग भी कह रहे हैं ना। आपने देखा ही होगा, सबसे पहले तो जो केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा है उस पर ये प्रयोग क्यों कर रहे हैं। पहले लेजर शो करने की बात की गई थी, फिर दूसरा जो है सोना कैसे पीतल हुआ, और उस समय जब 230 किलो सोना 223 किलो सोना बताया गया था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बड़ा चढ़ा के पेश किया था। उस समय न बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष ने और न ही सरकार ने ये कहा था कि 230 किलो सोना नहीं है। उस समय तो ये प्रचारित किया गया कि घोड़ों में जो है, खच्चरों में जो है सोना भेजा जा रहा है। और उसके बाद जो है जब वहाँ के कुल पुरोहितों ने, हमारे जो बद्रीनाथ इस समय वो केदारनाथ विधानसभा के प्रत्याशी मनोज रावत जी और आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने इस मुद्दे को उठाया, तब ये मुद्दा बना। और आप कह रहे हैं कि नहीं, वो तो 23 किलो सोना था। तो जब 23 किलो सोना उस समय अगर कह दिया जाता, जिस समय कहा गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आया था कि 223 किलो सोना है, अगर उसी समय सरकार क्लियरिफिकेशन कर दे तो ये बात आती नहीं।
तो करोड़ों हिंदू लोगों की आस्था के प्रतीक केदारनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा पे जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रतिष्ठा खराब करने पे लगी हुई है। अच्छा, जो लोग पहले निर्दलीय लड़ते थे, अन्य दलों से थे, अब आपने देखा होगा कि लगभग 71% से ऊपर वोट बैंक तो बीजेपी के साथ है। कल आपने देखा होगा कि एक मंच पर मुख्यमंत्री के साथ शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या रावत भी थी, कर्नल कोठियाल थे, कुलदीप रावत थे, जितने लोग दावेदार थे वो एक मंच पर हैं। तो आपको लगता है कि फिर भी आप जीत दर्ज कर पाएंगे जब एक मंच पर सब लोग हैं? देखो चौहान जी, आप भी जानते हो कि लोकतंत्र में वोट किसी नेता के पास नहीं होते। वो जब इंडिपेंडेंट लड़ता है उसका अपना व्यक्तिगत उसको वोट देते हैं, लेकिन अगर वो किसी को अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि शैला रानी रावत जी के जो समर्थक हैं उनमें इस बात का मलाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो परिपाटी वो चलाते आए, चाहे प्रकाश पंत जी का निधन हुआ तो उनकी धर्मपत्नी चंद्रा पंत जी को टिकट दिया, चाहे हरबंस कपूर का निधन हुआ उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, मगनलाल शाह जी की पत्नी मगनलाल शाह जी का निधन हुआ उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। वहीं आपने देखा होगा कि जीना जी, उनकी सुरेंद्र सिंह जीना जी की मृत्यु हुई, उनके भाई को टिकट दिया गया। चंदन रामदास की मृत्यु हुई, उनकी पत्नी को टिकट दिया है। लेकिन जो शैला रानी जी के समर्थक हैं उनमें इस बात का मलाल है कि शैला रानी जी के परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया, इस परिपाटी को क्यों तोड़ा गया, इस बात का मलाल है। और चाहे वो बेशक मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दे रहे, लेकिन उनके समर्थक इस बात को कह रहे कि इस बात का उनका मलाल जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये परिपाटी आखिर शैला रानी के साथ ही क्यों तोड़ी। जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को टिकट, तो आशा नौटियाल जी भी जो है 2017 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। वो भी जो है उनके मूल कैडर की, तो एक बार उन्होंने भी पार्टी छोड़ी थी, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। तो इस बात का मलाल जो है शैला रानी रावत के समर्थकों के बीच में। और आप देखना, बेशक जो है बाहर तो वो दिख रहे हैं एक साथ मिले हुए, लेकिन मनभेद हैं। तो आपको लग रहा है कि भले वो साथ भी है एक मंचों पर, लेकिन वोट आपको पड़ेगा उनके समर्थकों? बिल्कुल बिल्कुल, उनके समर्थकों का पूरा वोट इस समय मनोज रावत जी को मिलने जा रहा है, क्योंकि मनोज रावत जी ने हमेशा उत्तराखंड के जल, जमीन, जंगल से जुड़े हुए मुद्दों को प्रमुखता के साथ विधानसभा में रखा। और मनोज रावत ही एक ऐसे मात्र अकेले विधायक है, जब 2018 में भू कानून, जो उत्तराखंड का भू कानून है 2003, उसमें जब संशोधन हो रहे थे, तो एक दूरदर्शी नेता की सोच होती है। मनोज रावत ने उसी समय सरकार को आगाह कर दिया था कि जो आप मूल निवास भू कानून में संशोधन कर रहे हैं उसका परिणाम बहुत खतरनाक होने वाला। और आप देख लीजिए जब से संशोधन हुए, उन्होंने ही खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस प्रकार से उत्तराखंड की जमीनों की बंदरबाट हुई है, लूट हुई है। और अब उनकी नज़र केदार घाटी के जो स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चौपता पे लगी है, वो धना सेतु को, इस जमीन को देने वाली है सरकार। अच्छा, कल देखा होगा आपने कि अनुसूचित जाति के सम्मेलन भी सीएम साहब ने करवाया, हजारों लोग उसमें पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि भीमराव अंबेडकर का सम्मान आप लोगों ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने। देखो चौहान जी, ये तो पूरा देश जानता है और अनुसूचित जाति के भाई जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा उनके सम्मान, बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया, अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण काम किए। आप देखिए, संविधान सभा का अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर बने थे, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी। और कांग्रेस की जब अंतरिम सरकार बनी, तो संविधान सभा जब लिखी जा रही तो उसके अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर बने, तो कांग्रेस ने तो बनाया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो अस्पृश्यता विरोधी कानून था, जो अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता, भेद, छुआछूत का कानून, उसके खिलाफ कानून बनाया था, वो भी कांग्रेस ने बनाया था। जो आप पंचायतों में देखिए, चाहे आप विधानसभा में देखिए, चाहे आप लोकसभा की जो सीटें रिजर्व हुई थी, वो भी कांग्रेस ने की थी। जो रिजर्वेशन, नौकरियों में आरक्षण देने की बात थी, स्कॉलरशिप देने की बात थी, इंदिरा आवास देने की बात थी, वो सब कांग्रेस ने की थी। और ये पूरा विश्व जानता है इस बात को कि जब पहली अंतरिम सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। भीमराव अंबेडकर 1952 का पहला आम चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल मिथ्या बात है। और अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन सब जानते हैं कि कांग्रेस ही उनकी असली हितैषी पार्टी है।
अच्छा, कल ये भी आरोप मुख्यमंत्री ने मंच से साफ कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता है जैसे गोदियाल जी है, आजकल वो रामलीला बारात में दिख रहे हैं और अमूमन उनका ये कहने का मतलब यही होगा कि जो नेता पहले वो इस घाटी में दिखे नहीं, लेकिन अब चुनाव आ गया तो अब शादी पार्टी रामलीला सब जगह दिख रहे हैं। देखो चौहान जी, गोदियाल जी इस समय पूरे उत्तराखंड में जन नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके हैं और इसीलिए ये किसी उनके समर्थकों ने नहीं कहा, ये आम जनता की आवाज आई कि मैं पहाड़ों को रहवासी तो दिल्ली रहने वालों। आपने देखा होगा इगास का बड़ा प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन इगास कहाँ मनाएगी? दिल्ली में मनाएगी। और गणेश गोदियाल या फिर कोटद्वार में मनाएंगे। गणेश गोदियाल जी को आपने देखा होगा, वो अपने बिल्कुल इंटीरियर गांव में जाकर के उन्होंने इगास मनाई। आज अगर वो जन नेता गांव गांव जाकर के लोगों को जागृत कर रहा है, और इस केदार घाटी, वो तो जब बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने 1 रुपए वेतन लिया था। बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी में नरसिंह मंदिर से लेकर के अनेक मंदिरों का सौंदर्यकरण करवाया, और उस व्यक्ति ने ही सबसे पहले, आपने देखा होगा कि जब देवाश्रम बोर्ड की बात थी तो मनोज रावत और गणेश गोदियाल जी 2 ही ऐसी शख्सियत है जिन्होंने उस समय भी तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक की बात की थी। गणेश गोदियाल जी वो शख्स थे, जब केदारनाथ धाम को बुराड़ी में स्थापित किया जाए तो मनोज रावत और गणेश गोदियाल जी ने सर्वप्रथम इस मुद्दे को उठाया था। बाद में हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई थी, केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निकाली थी। जो केदारनाथ धाम में लेजर शो हो रहा था, उसका सबसे पहला विरोध भी जो है गणेश गोदियाल जी ने किया था कि ये भगवान केदार का स्थल है, यहाँ पे किसी नेता की फोटो नहीं लग सकती, उनकी दीवारों पे उसका विरोध भी किया था। तो गोदियाल जी तो हमेशा बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते हमेशा इस क्षेत्र से जुड़े रहे, और आज भी वो जल जमीन और जंगल से जुड़े हुए मुद्दों को प्रमुखता से रख रहे हैं। और आज गोदियाल जी ने अपनी छवि एक जन नेता के रूप में बना दी, तो मुख्यमंत्री को इस बात का उनसे जो है जलन हो रही है। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद चौहान। ये थे हमारे साथ रघुवीर विज जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश महामंत्री भी हैं। साफ तरीके से जो केदारनाथ उपचुनाव है, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां कांग्रेस केदारनाथ मंदिर हो या जो यात्रा होती है, केदारनाथ यात्रा है, उसको मुद्दा बना रही है, जनता के बीच जा रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि विकास हमने केदारनाथ धाम और केदार घाटी का किया है और हम ही आगे भी विकास करेंगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये तो तय है कि रिजल्ट आने के बाद प्रदेश के साथ साथ दिल्ली की राजनीति में भी भारी असर पड़ेगा। केदारनाथ विधानसभा से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।